मूवी की शुरुआत में हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पर एक शादी हो रही थी और ब्राइड और ग्रूम भी वहाँ पर हंसते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन तभी उस जगह पर शांति भंग करने के लिए जर्मन फोर्सेज आ जाती है और उन्हें देखने के साथ ही उस जगह पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। और गाड़ी के बाहर जैसे ही जनरल निकलता है तो उसे एक बच्चा पानी ऑफर करता है और जैसे ही जनरल पानी पीने लगता है तो उसे जोर की खांसी आने लगती है। और ये चीज देखते हुए उस जगह पर मौजूद सभी बाराती हंसने लगते हैं। लेकिन जनरल को ये बात अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से उस जगह पर मौजूद सभी लोगों को गोली मारने का आदेश दे देता है, जिस सबके चलते उन सभी लोगों को मार दिया जाता है। जिस सबके चलते हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी और वो सामने खड़े सैनिकों से कहने लगता है कि मैं जनरल का भतीजा हूँ और अगर जनरल को मालूम चला कि तुम लोगों ने मुझ पर बंदूकें तान रखी है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग मुझे जाने दो। लेकिन वो लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते। वो सभी लोग उसे मारने ही वाले थे, लेकिन सही समय पर वहाँ पर जनरल आ जाता है और जनरल उन सिपाहियों से कहने लगता है कि ये मेरा भतीजा है तो तुम लोग इसे छोड़ दो, जिस वजह से अब उस आदमी को छोड़ दिया जाता है। जिस सबके चलते जनरल और वो आदमी एक साथ बैठ जाते हैं और हम लोगों को मालूम चलता है कि इस आदमी का नाम जैन था और पेशे से ये एक लॉयर था। ये सचमुच जनरल का भतीजा नहीं था, बल्कि कभी कभार ये सोल्जर से झूठ बोल दिया करता है अपनी जान बचाने के लिए। जनरल अब उससे कहने लगते हैं कि ये तीसरी और आखिरी बार था जब मैंने तुम्हारी जान बचाई और इस बार तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। और जैन उनसे पूछने लगता है कि आखिर मुझे क्या करना होगा और जनरल उसे एक एनवेलप दिखाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें इसे कर्नल के पास पहुंचाना होगा। लेकिन जैन को मालूम था कि कर्नल जिस जगह पर मौजूद है वो जगह काफी ज्यादा खतरों से भरी हुई है। लेकिन जैन के लिए मुसीबत ये भी थी कि अगर उसने ना कर दिया तो ये लोग उसे वैसे भी मार देंगे। लेकिन ये काम जैन के लिए इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि एक वकील होने के साथ साथ वो एक कैप्टन भी है। और फाइनली जैन कर्नल को चिट्ठी देने के लिए मान जाता है। और अब क्योंकि जैन को ड्राइविंग करनी नहीं आती थी तो जनरल उसके साथ एक आदमी को भेज देते हैं और उस ड्राइवर का नाम डिक्रूज था। दरअसल में डिक्रूज जंग से भाग कर आया था, साथ ही वो एक काफी ज्यादा अच्छा ड्राइवर है। और अब ये लोग कर्नल को चिट्ठी देने के लिए निकल पड़ते हैं। इन दोनों को ही मालूम था कि रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि रास्ते के अंदर इन लोगों को दूसरे सिपाही भी मिल सकते हैं। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ ही दूरी तय करने के बाद कुछ जर्मन सिपाही इन लोगों को रोक लेते हैं, लेकिन जैन कहने लगता है कि मैं खुद भी एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ और मैं किसी जरूरी काम से आगे जा रहा हूँ। और बड़ी ही चालाकी के साथ ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में इनको पेड़ पर फंसा हुआ एक पायलट मिलता है और ये दोनों ही गाड़ी से उतरने के साथ ही उसे चेक करने लगते हैं। और हम लोग देख पाते हैं कि उस पायलट के दोनों हाथ ही कट चुके थे और अचानक से इन लोगों के पीछे से रिपब्लिक सोल्जर आ जाते हैं, जो कि इन लोगों पर बंदूकें तानने के साथ इन लोगों को अपनी रिमांड में ले लेते हैं। और जैसे ही एक सिपाही उस पायलट का फोटो खींचने लगता है तो पायलट जिंदा होकर उसे काट लेता है, जिस वजह से एक सोल्जर उसे उठाकर दूर फेंकता है। लेकिन वो मरा हुआ पायलट तो इनकी तरफ रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसके चलते वो सभी सिपाही उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन काफी सारी गोलियां खाने के बाद भी वो नहीं रुकता और आखिर में एक सोल्जर उसके सर पर गोली मार देता है, जिस वजह से वो खत्म हो जाता है। और अचानक से वो फोटोग्राफर भी उठने के साथ ही अपने ही सिपाहियों के ऊपर अटैक करने लगता है और वो सभी रिपब्लिकन सोल्जर उसे भी खत्म कर देते हैं। और तभी उन सोल्जर्स को आसमान में प्लेन दिखाई देने लगते हैं, जिस वजह से वो अपने कैंप की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन कैंप तक पहुंचने के साथ ही उन लोगों को मालूम चलता है कि उनका कैंप पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और इन सभी लोगों की आवाज सुनने के साथ ही वो मरे हुए सिपाही फिर से जिंदा हो जाते हैं। और तभी एक सोल्जर अपने डैड को नोटिस करता है, जिस वजह से वो अपने डैड की तरफ चला जाता है। लेकिन उस जगह पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज उस आदमी के ऊपर टूट पड़ते हैं और इतने सारे ज़ॉम्बीज देखने के बाद बाकी के लोग भी वहां से भागने लगते हैं। और नदी किनारे एक बोट के अंदर बैठने के साथ ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर से इन लोगों का सामना एक और ज़ॉम्बी से होता है। लेकिन ये सभी सोल्जर्स उसे गोली से भूनने के साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन गोली की आवाज सुनने के साथ ही उस जगह पर और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जो कि इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से इन लोगों की टीम का एक आदमी वहीं पर खत्म हो जाता है, जिस वजह से बाकी के लोग वहां से भाग जाते हैं। और काफी दूरी तय करने के बाद इन लोगों को एक घर मिलता है और बाकी के पकड़े हुए लोग उन सोल्जर्स के ऊपर बंदूक तान देते हैं, साथ ही वो सोल्जर्स भी इन लोगों के ऊपर बंदूक तान देते हैं। लेकिन ये लोग समझ जाते हैं कि ये समय लड़ाई करने का नहीं है, जिस वजह से ये सभी लोग जाकर आग के पास बैठ जाते हैं। और फिर जैन उस एनवेलप को खोल कर देखता है और आग की रोशनी से उसके अंदर एक नक्शा दिखने लगता है, जिस सबके चलते हमें घर के ऊपर एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रयू था। एंड्रयू नोटिस करता है कि ये कुत्ता काफी देर से भौंके जा रहा था और तभी एंड्रयू को मालूम चलता है कि एक ज़ॉम्बी इन लोगों के घर के नजदीक आता जा रहा है, जिस वजह से एंड्रयू उसे गोली मार देता है। लेकिन गोली की आवाज से बाकी सभी ज़ॉम्बीज भी इन लोगों की तरफ आने लगते हैं और इन लोगों की टीम के काफी सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। लेकिन जैन और बाकी के लोग पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, साथ ही वो उस घर को बॉम्ब से भी उड़ा देते हैं, जिस वजह से उन सभी ज़ॉम्बीज का खेल खत्म हो जाता है। जिस सभी के चलते ये लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जर्मन फोर्स ने वैली के आसपास एक बैरियर बनाया था और तभी उन सोल्जर्स को वही आदमी दिखता है जो कि नदी किनारे ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया था और वो इसी फेंस के अंदर फंसा हुआ था, जिस वजह से वो रिपब्लिकन सोल्जर अपने दोस्त को ही गोली मार देता है,
जिसके चलते जैन इन लोगों को नक्शा दिखाने लगता है और ये लोग नक्शे के उसी हिस्से के अंदर थे जहाँ पर रेड सर्कल बना हुआ था, जिस वजह से बाकी के सोल्जर्स को लगने लगता है कि ये सब कुछ जैन की वजह से हो रहा है। और जैन कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये एक नक्शा है और मेरा यकीन मानो कि इस सब में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। जिस सब के चलते रिपब्लिकन सोल्जर जॉन कहने लगता है कि हम लोगों को वैली की तरफ जाना चाहिए, जिसके चलते ये लोग वोट करने लगते हैं और ज्यादातर लोग जॉन की साइड थे, जिस वजह से ये लोग वैली की तरफ जाने का फैसला करते हैं। और वैली के पास पहुंचने के साथ ही ये लोग वही चर्च देखते हैं जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और जैसे ही डिक्रूज उस जगह पर गाड़ी देखता है तो वो उसे सही करने चला जाता है। साथ ही इन लोगों को वहाँ पर एक नीले कलर का पाउडर भी दिखता है जो कि एक ड्रग है, जिसके चलते जैन और बाकी के लोग वहाँ पर वेयर हाउस के अंदर जाते हैं। और उस वेयर हाउस को देखकर लग रहा था कि उस जगह पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन तभी इन लोगों को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, जिस वजह से ये लोग उसे वार्निंग देते हुए कहने लगते हैं कि हम लोग अंधाधुंध फायरिंग करेंगे तो चुपचाप बाहर आ जाओ। और तभी इन लोगों के सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम एना था और एना वही ब्राइड थी जिसकी शुरुआत में शादी हो रही थी। और अब एक वेटा नाम की सोल्जर उस लड़की से पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था और वो उसे बताने लगती है कि जर्मन सैनिकों ने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, गोलीबारी में मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर गिर गए और मैं बच गई। और तभी एक सोल्जर के हाथ में एक फाइल लग जाती है, जिसके चलते उसे मालूम चलता है कि ये सभी ज़ॉम्बीज़ एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा थे। लेकिन वो सोल्जर ये फाइल बाकी के लोगों को देने को मना कर देता है क्योंकि वो ये फाइल गवर्नमेंट को देना चाहता था, जिसके लिए इसे मुंह मांगी कीमत मिलती। लेकिन उसके बिल्डिंग के बाहर निकलने के साथ ही काफी सारे ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और बाकी के लोग उस दरवाजे को बंद करने के साथ ही दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एना भी ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो जूनियर नाम के सोल्जर के पैर पर काट लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी के सिपाही आ जाते हैं जो कि एना को भून देते हैं। और तभी एंड्रयू राफेल से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे जूते पर क्या हुआ, क्योंकि एंड्रयू को लग रहा था कि एना ने उसे भी काट लिया। लेकिन राफेल अपना जूता उतारने के साथ ही कहने लगता है कि उसने सिर्फ उसके जूते पर ही काटा था, जिस वजह से अब एंड्रयू उसे नहीं मारता, जिसके चलते ये सभी लोग वेयर हाउस के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन नन अपने आप को उसी वेयर हाउस के अंदर बंद कर लेती है और वो कैप्टन को बताती है कि एना ने उसे भी काट लिया था, जिस वजह से कैप्टन नन को कुछ एक्सप्लोजिव्स देता है, जिस वजह से नन वहाँ पर धमाका कर देती है और नन काफी सारे ज़ॉम्बीज के साथ साथ खुद भी खत्म हो जाती है। और बाहर की तरफ डिक्रूज ने उस गाड़ी को ठीक कर लिया था, जिस वजह से ये लोग गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन बाहर की तरफ डिक्रूज को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता और चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है, जिस सभी के चलते ये लोग एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और जैन कैप्टन को बताने लगता है कि इस पहाड़ी के नीचे एक सुरंग है जो कि दूसरी तरफ निकलती है, जिस वजह से जैन कैप्टन ओजारू से मदद मांगने को जाने लगता है। साथ ही जैन ये भी बताता है कि हम लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं, लेकिन जनरल ओजारू इन लोगों की मदद करने को मना कर देता है। साथ ही जनरल के साथ वो बुरा जनरल भी खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो शादी उजड़ गई थी। और जैन अब फिर से अपने साथियों के साथ पीछे मुड़ जाता है और दूसरी तरफ वही बुरा जनरल हमारे जनरल ओजारू को मार देता है। और अब डिक्रूज इन लोगों को बताता है कि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, जिस वजह से वो एक्सप्लोजिव्स लेने के साथ ही कैंप के नजदीक जाने लगता है ताकि उसके सभी साथी सुरंग की तरफ जा सके। और फैंस को उड़ाने के साथ ही सभी लोग अंदर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन धमाके की आवाज सुनने के साथ ही उस जगह पर काफी सारे ज़ॉम्बीज भी आने लगते हैं जो कि उस जगह पर मौजूद जर्मन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और जैन और बाकी के लोग नीचे की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर भी काफी सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, लेकिन राफेल वहां आने के साथ ही जैन को बचा लेता है, जिसके चलते जैन और बेटा इस बीमारी का एंटीडोट लेने के लिए जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ कैप्टन ट्रेन को स्टार्ट करने लगता है और तभी एंड्रयू और उसका साथी एक ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और अपने दोस्तों को बचाने की खातिर वो वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के साथ साथ काफी सारे ज़ॉम्बीज भी खत्म हो जाते हैं। और रास्ते में जैन की मुलाकात उस कमीने जनरल से हो जाती है जो कि उसी नीली ट्रक को ले रहा था, जिस वजह से वो भी एक ज़ॉम्बी के अंदर तब्दील होने लगता है। लेकिन तभी बेटा उसके सर पर गोली मार देती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी जैन के हाथ पर काट लेता है, जिस वजह से बेटा जैन का हाथ ही काट देती है। और तभी इन लोगों की तरफ और भी काफी सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए एक बॉक्स के अंदर कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन ट्रेन को स्टार्ट करने में लगा हुआ था, लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। कैप्टन अब काफी सारे ज़ॉम्बीज को भूनने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या काफी ज्यादा थी और कैप्टन के पास अब एक ही गोली बची थी, जिस वजह से वो गोली अपने आप को ही मार लेता है। लेकिन मरने से पहले कैप्टन ने उस ट्रेन को शुरू कर दिया था, जिस वजह से उस लैब के साथ साथ अब ट्रेन भी आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वो लैब ट्रेन के डिब्बे में बनी हुई थी, जिस वजह से बेटा और जैन भी आगे बढ़ने लगते हैं। और ये लोग जिस बॉक्स के अंदर बनते ज़ॉम्बीज उसका शीशा तोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ फाइटर प्लेन ट्रेन के ऊपर बॉम्ब गिरा देते हैं और वो सभी ज़ॉम्बीज वहीं पर खत्म हो जाते हैं और जैन और बेटा बॉक्स के अंदर बंद होने की वजह से बच जाते हैं, जिस सब के चलते ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे। बेटा अब जैन को बाइक पर छोड़ने के लिए उसके घर पर आती है, लेकिन जैन उससे कहने लगता है कि तुम प्लीज मेरे साथ रह लो, लेकिन बेटा जैन से कहती है कि हम दोनों की लाइफ काफी ज्यादा अलग है, जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और वो जैन को छोड़ने के साथ ही वहाँ से चली जाती है और इसी चीज के चलते ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो आखिर आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।